ये कमिश्नरेट जिस दिन बना और कमिश्नरेट ने काम करना शुरू किया, अभी 6 महीना का समय बीता है। 6 महीना का समय किसी भी चीज के मूल्यांकन के लिए उतना बड़ा पीरियड नहीं है जो आप कहें कि इसका मूल्यांकन हम सही तरीके से कर सकें। बट किंतु इसकी आप यदि रिजल्ट देखेंगे तो आप किस रूप में देखेंगे? आप आंकड़ों की तुलना के रूप में देखेंगे, लोगों के फीडबैक के रूप में देखेंगे और अपराध में जो कार्रवाई हो रही है उसके रूप में देखेंगे। और जब उस रूप में मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपराधियों में इस बात का भय हुआ है। पुलिस का भय होना अपनी जगह है, कानून का भय होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे एनडीपीएस के प्रकरण, सूखा नशा रायपुर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप एनडीपीएस के प्रकरण में देखिए कि जिस दिन से कमिश्नरेट बना है उस दिन से हमने तय किया कि हम एनडीपीएस में सम्मन से सजा तक लोगों को सजा कराएंगे। 128 प्रकरणों में 208 अपराधियों को सजा हुई है, जिसमें सजा का प्रतिशत इसी अवधि के पिछले साल की तुलना में 28% बढ़ा है और 10 साल से ऊपर की सजा का प्रतिशत 48% से ऊपर बढ़ा है। जो लोग नशे में इन्वॉल्व थे उसके 9 करोड़ से ऊपर की संपत्ति सफेमा कोर्ट बॉम्बे से अटैच हो गई है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में कमिश्नरेट बनने के बाद कानून का जो भय है, पुलिस का भय अलग चीज है, कानून का जो भय है वो निश्चित रूप से बन रहा है और आने वाले कुछ समय इसको देना होगा। 1 साल 1.5 साल के बाद इसका ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्पष्ट सकारात्मक रिजल्ट आपको दिखेगा। तो संजीव जी बहुत आशान्वित हैं पुलिस कमिश्नरेट के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि साझा की कि नशा जो एक बड़ी चुनौती है इस समय तमाम जिलों के अंतर्गत, उसमें रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता इतनी खामोशी से सुने जाने लायक नहीं है। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियों से संजीव शुक्ला जी को हौसला अफजाई होनी चाहिए कि ताकि ये आंकड़ा और बढ़े और इसके संदर्भ में रोकथाम मिले। अगले सवाल के आऊं उसके पहले हमारे बीच में रायपुर संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी का आगमन हो चुका है। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां ब्रजमोहन जी के सम्मान में। तो अगली बारी माननीय जिलाधीश गौरव कुमार जी के लिए। तो गौरव जी, 2 साल से ज्यादा समय बतौर कलेक्टर आपको यहां हो गया। जब आप आए थे इस नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, तो कौन सी चुनौतियां आपको महसूस हुई थी रायपुर के संदर्भ में और उस पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे? कहां पहुंचे और कहां पर अभी भी आपको लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत बनी हुई है? देखिए, जैसा कि सारे पिछले पैनलिस्ट भी रायपुर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि विस्तारित होता शहर है और जब शहर विस्तारित होता है, राजधानी विस्तारित होती है, तो समस्याएं भी उस हिसाब से आगे आती हैं। जैसा आपने कहा कि जब हम लोग आए, जब यहां आए तब क्या चुनौतियां थी, तो जो चुनौतियों पर आज बात हो रही है, चुनौतियां थी, उन पर सार्थक काम किए गए हैं। कुछ के परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा विषय भी जल भराव का हो रहा था। हम सब लोग, जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि ने, सबने बैठकर कि ऐसा क्या किया जाए कि जो समस्याएं हैं उनको एक क्षण में नहीं खत्म किया जा सकता, एक प्लानिंग के साथ उसको कैसे खत्म किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने भारत सरकार को आपदा प्रबंधन में एक 250 करोड़ रुपए का रायपुर नगर निगम के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कि केवल ये जितने नालों की समस्या है कि कोई नाले नहीं बन पाते हैं, इस सत्र में बने, उस सत्र में बने, एक जगह का पानी दूसरी जगह गया, भारत सरकार से वो 250 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर आ गए हैं। आने वाले वर्ष में उस पर आपको एक प्रभावी कदम दिखाई देगा। दूसरा एक विषय जिस पर वो समस्या आज भी है, ट्रैफिक, जिस पर कमिश्नर साहब के नेतृत्व में भी अलग से काम चल रहा है। लेकिन हमें आधारभूत चीजों पर काम करना पड़ेगा। हमें नई सड़कों की ओर देखना पड़ेगा, हमें नए फ्लाईओवर्स की ओर देखना पड़ेगा, हमें बाईपास, ओवरपास, बाईपास, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि लगातार आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, रोड पर गाड़ियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर काम हो रहा है। इसी का परिणाम है, आप देखिए दुर्ग, रायपुर, आरंग का जो 6 लेन भारतमाला का प्रोजेक्ट गया है, जिस दिन ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर का ट्रैफिक जो शहर के अंदर आ रहा है वो वैसे ही वापस हो जाएगा।
वो दूसरी ओर से डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे ही तमाम नए फ्लाईओवर तो ये जो आपने बात बताई कि वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी कब तक पूरा होने की उम्मीद अपन कर रहे हैं? लगातार काम चल रहा है, तेजी से एनएचएआई काम कर रहा है। ऐसे ही कई फ्लाईओवर्स का विषय है। अगर आप रायपुर बिलासपुर मार्ग पे जाएं तो भनपुरी में फ्लाईओवर का प्रस्ताव है, बंजारी माता मंदिर के पास में है, उरकुरा बीरगांव का जो व्यास तालाब है वहां पर फ्लाईओवर की बात है। पुराने धमतरी रोड पर जाएं तो संतोषी नगर चौक के ऊपर फ्लाईओवर की बात है। ऐसे तमाम नए प्रयास, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रायपुर नगर निगम की सारी समस्याएं कैसे निपटे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठकर एक पूरा प्लान किया है आने वाले समय पर। उसमें भी क्रमिक रूप से हम काम करते दिखेंगे। तो एक दूसरी जो बड़ी समस्या आपने ट्रैफिक का कहा, हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। 14-18 नए जंक्शन पॉइंट्स की जो पुलिस कमिश्नर साहब की ओर से आया था, उनकी स्वीकृति हुई है कि छोटे मोटे संशोधन कर अगर वहां पर हम ट्रैफिक को ठीक कर सकते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। तो लगातार जिन चीजों पर काम, जैसे हम लोग अभी मैं और चंदन सर बात कर रहे थे कि रायपुर को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि ये शहर क्या है, तो ये 100 मिनट सिटी है। देश के किसी भी जगह पर आप बैठिए, 100 मिनट के अंदर आप नया रायपुर या रायपुर आ जाएंगे। तो आज ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ हब है। जितनी चीजें आएंगी वो नई चुनौतियां लेकर आएंगी, नई समस्याएं लेकर आएंगी, और हम सब लोग मिलकर, जैसे एक जब आप बात कर रहे थे बिजनेसमैन के पैनलिस्ट में, तो आ रही थी इमेज की बात कि हमारी इमेज है इसलिए लोग रायपुर में आ रहे हैं। ये हम सबकी बराबर की चुनौती, केवल प्रशासन का काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना या कोई व्यवस्था को बनाना, हम सबको मिलकर उस पर काम करना पड़ेगा। तभी हम रायपुर को एक अच्छी सिटी के रूप में, एक उभरते हुए शहर के रूप में लाएंगे। और केवल यही नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, हमारा रायपुर आज एजुकेशन हब बन रहा है, मेडिकल हब बन रहा है, शादियों के डेस्टिनेशन का हब बन रहा है। नए तरीके की चीजें आ रही हैं, उनमें हमें नए रूप से काम करने की आवश्यकता है। तो समय के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उन पर हम लोग काम करें। हो सकता है कुछ चीजों में अभी चूंकि समय लगता है किसी भी अधोसंरचना के विकास में, कुछ समय बाद आपको उसका प्रभाव दिखे, लेकिन रचना तैयार है, उस पर कड़ाई से काम किया जा रहा है। मैं एनआरडीए सीईओ चंदन जी के पास आऊं, उससे पहले आपसे और बात करना चाहता हूं। गौरव जी, हम जितनी बात कर रहे हैं ना वो रायपुर शहर की बात कर रहे हैं, पर हमारा संवाद जिले के संदर्भ में है। वो कलेक्टर भी आप जिले के हैं जी। तो आपसे जानना यह है कि किसी भी जिले के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है तो 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। एक सुरक्षा पर, जिस पे तो हम संजीव जी से बात कर रहे थे, पर इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा। थोड़ा इस पर रोशनी दें कि जिले की क्या हालत है। सरकारी स्कूल है जी, टीचर वीचर की उपलब्धता की क्या स्थिति है जी। सब शहर में आ जाना चाहते हैं कि अभनपुर? मैं बताना चाहूंगा कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और चूंकि रायपुर की उस पर निगम की बात मैंने की, तो मैं आपको यह भी बता दूं, केवल रायपुर शहर की बात नहीं है। अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो वो चाहे कुसरंगी भैंसा मार्ग का चौड़ीकरण हो, चाहे अभनपुर कठिया का हो, चाहे केंद्री से लेके छछान पैरी तक हो, धरसीवा से लेके बडर भट्टा तक हो, सारी चीजों को प्लान करके कि कहां पर अगर रायपुर से ट्रैफिक गुजर रहा है तो कहां जाएगा और कहां लोड बढ़ेगा, उसकी भी पूरी प्लानिंग की गई है। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि शहर की चर्चा हो रही थी तो उस पर वो बात आ गई। अब बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल ही मैं रिपोर्ट देख रहा था कि हमारे जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सब हेल्थ सेंटर है, उनमें जो भारत सरकार का NAQS होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड का होता है, उसमें से 350 संस्थाओं में से 101 संस्थाओं को, रायपुर की संस्थाओं को उस स्टैंडर्ड में लिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, हर जगह सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछले दिनों में प्रयास किए गए हैं लगातार कि स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए। पूरे देश में एक हमारे प्रयास को बहुत सराहा गया है, जिसको प्रोजेक्ट धड़कन के नाम से हम जानते हैं, जिसमें पहली बार पूरे देश में केवल रायपुर जिले में हर सरकारी स्कूल के एक बच्चे के हृदय जांच की गई है। और आज सुबह की रिपोर्ट के हिसाब से 1,59,000 सरकारी स्कूल के बच्चों का हार्ट चेकअप उनके डोर स्टेप्स पर हो चुका था, जिसमें से 100 बच्चे, 101 या 102 बच्चे सस्पेक्टेड निकले थे, जिनको चेक किया गया तो बाद में 60 गंभीर निकले। उनमें से 20 दवाओं से ठीक हो जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 20वां बच्चे का ऑपरेशन परसों हॉस्पिटल में निःशुल्क कर दिया गया है और 20 बच्चे अभी प्रोसेस में हैं।
तो हमने न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को परंपरागत ढंग से रखा है, 80,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में जाकर आंख का टेस्ट किया गया है, उनमें से 4500 बच्चों को चश्मा निःशुल्क दिया गया है प्रोजेक्ट रक्षा के माध्यम से। और हमने स्वास्थ्य में जो प्राइवेट हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी साथ में जोड़ा है। प्रोजेक्ट धड़कन में सत्य साई हॉस्पिटल हमारे साथ है। प्रोजेक्ट रक्षा जो आज सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में एक बड़ी समस्या बनी थी, बालको हॉस्पिटल के साथ गांव गांव में जाकर उनके चेकअप हो रहे हैं, मेमोग्राफी हो रही है। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 जो गंभीर महिलाएं मिली थी कैंसर का, उनका भी शासन ने निःशुल्क इलाज कराया है। तो लगातार हमने स्वास्थ्य को परंपरागत ढंग से बाहर निकाला है। टारगेटेड बेस में कहां पर क्या समस्या हो रही है, ये बात सही है कि बेस्ट प्रोफेशनल्स की, कई बार डॉक्टर्स की कमी हमारे संस्थानों में रहती है, उसको जितना ज्यादा संभव है उतना किया जा रहा है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, स्वास्थ्य में भी काम किया जा रहा है। शिक्षा में भी मैं बताना चाहूंगा कि जब आए थे उस समय यहां का रिजल्ट की स्थिति खराब थी। हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, चर्चा किए कि कैसे बहुत बेहतर किया जा सकता है, और हमने मिशन उत्कर्ष किया जिसमें बच्चों की मंथली एजुकेशन टेस्ट और वो सब किया, जिसका परिणाम है इस बार 10% रिजल्ट हमारा हाई स्कूल और इंटर में बढ़ा है। तो लगातार छोटे छोटे प्रयासों से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एक हमारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट घंटी के नाम से चलता है। हर सरकारी स्कूल में 2 बार अब एक विशेष घंटी बजती है जिसमें बच्चे पानी पीते हैं। तो जो कल्चर खत्म हो गया था फास्ट फूड के, उसमें पानी का, जिससे बच्चों को समस्या होती थी, उसके भी परिणाम आने शुरू हुए। तो नए नए प्रयोगों के माध्यम से समस्याओं को देखकर नए तरीके से काम करने की कोशिश की। तो नवाचार लगातार जारी है। उस नवाचार के बीच में नया रायपुर की क्या तैयारी है? चंदन जी हमारे साथ हैं। नया रायपुर एक ऐसा शहर है जिसमें जाते तो इसी बात में खुश होते हैं कि सड़कें बहुत चौड़ी है, सड़कें बहुत बढ़िया है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो ऑफिस भी बढ़िया बने हैं, पर लोग भी कभी बसेंगे ये इच्छा ही रह जाती है। चंदन जी थोड़ा बताएंगे कि लोगों के बसने के संदर्भ में क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस आपके साथ साथ INH और हरिभूमि ग्रुप्स को, कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आकर मैं यहाँ पे नया रायपुर के बारे में, वहां पे क्या चल रहा है उसके बारे में सबको अवगत करा सकूं। आपने सही कहा कि हमेशा से ये बातें होती थी कि शहर बन गई, सड़कें बन गई, वहां पे लोग कब आएंगे। और तो इसकी जो परिकल्पना है जो नया रायपुर की, जो उसके मास्टर प्लान में लिखा हुआ है, वो 2031 तक वहां पे 5.5 लाख लोगों के रहने की परिकल्पना है। और वो जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया गया है शहर कि वहां पे वो हम मिड डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी शहर के रूप में उसका डिजाइन नहीं किया गया है। और उस दिशा में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। लगभग वहां पे 1.5 लाख का पॉपुलेशन है। अब आई बात गैप की कि आखिर वो गैप क्यों है वहां पे, और आज तक वहां पर क्या हुआ और आगे हमारी क्या योजना है। देखिए, कहीं पे भी शहर में लोग, सिटी जो होता है वो फंक्शनल सिटी होता है, वहां केवल रहने के लिए लोग जाएंगे ऐसा नहीं है। और इस गैप को आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं हमें इतना समय लगा, और हमने ये आइडेंटिफाई किया और हमें ये पता चला कि जब तक वहां पे रोजगार के अवसर नहीं होंगे, जब तक वहां पे काम करने के लिए संस्थान नहीं होंगे, ऑफिस नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी, और तमाम तरह की जो सुविधाएं होती है अगर वो नहीं रहेंगे, तो केवल लोग रहने के लिए वहां जाएं और काम करने के लिए रिवर्स रायपुर में बसे हुए शहर में आएंगे, ये संभव नहीं है। और इसी को जब हमने इसके ऊपर काम किया और ये प्रयास किया कि वहां पे रोजगार के नए अवसर भी जुड़े, वहां पे जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित वहां पे इंडस्ट्रीज आए। आज वहां पे रैक बैंक AI डेटा सेंटर है, वो आ रहे हैं। वहां पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे हैं। वहां पे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए जो होनी चाहिए बहुत ही मॉडर्न टेक बेस्ड इंडस्ट्री है, वो आ रहे हैं। और इसके साथ साथ वहां पे IT, BPO, इस तरह के चीजों के बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए गए। आज लगभग 2,500 से 3,000 लोग वहां पे हमारे IT सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जिनको हमने वहां पे विशेष पैकेजिंग करके वहां पे कंपनीज को बुलाया। आज वहां पे स्क्वायर बिजनेस है, CSM टेक्नोलॉजी है। इन लोग जो पहले बेंगलुरु में काम कर रहे थे, आज वो उठ के हमारे नया रायपुर में आ रहे हैं। इसके साथ में ही बहुत सारे हमने इंस्टीट्यूशंस पे काम किया। हमारे यहाँ राज्य के बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाकर पढ़ते थे, उनके कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की कमी थी, और इसी को देखते हुए वहां पे आज हमारे गवर्नमेंट के विशेष प्रयास से वहां पे आज NIFT आ रहा है। NIFT ने अपना सेशन भी शुरू कर दिया। अभी मेकशिफ्ट कैंपस जो हमारा पुराना विधान
रायपुर में भी अपना काम शुरू करने वाले हैं। इसके साथ में नीलेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके साथ में हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ में नारसी मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे बॉम्बे हॉस्पिटल भी हमारे साथ में साइन अप कर चुके हैं, वो भी अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। एक अब मैं दूसरी बात पे जाऊंगा कि कहीं ना कहीं रायपुर और नया रायपुर के बीच में जो डिस्टेंस था, उसके बीच में इंगेजिंग हैबिटेशन जिसको बोलते हैं, फंक्शनल हैबिटेशन, उसकी भी एक कमी थी। और इसीलिए हमने सेरी खेड़ी के टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत उसको प्लान किया, जो लगभग 1100 एकड़ का फैला हुआ परियोजना है। और उसमें हमने कंट्री में हाईएस्ट जो लैंड हमने जो रिटर्न किया है, मिक्स्ड यूज डेवलप्ड फ्री होल्ड, वो अपने देश में अपने आप में एक बहुत ही यूनिक मॉडल है जिसके तहत वो हो रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में जब हमारा सेरी खेड़ी टीपीएस और इसको जो रायपुर और नया रायपुर के बीच में जो एक डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर कह सकते हैं, वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में हमारा काफी स्पीड अप हुआ है। नए नए इंस्टीट्यूशंस, नए नए इंडस्ट्रीज, नए नए वहां पे नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वहां आ रहे हैं, जिसके कारण वहां पे जो लोग रहने वाले हैं वो अब आकर वहां पे रहेंगे। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब मैं वहां पे 1 साल पहले ज्वाइन किया तो एक डेवलपर मेरे पास में आए थे। उन्होंने कहा कि साहब हमारा लगभग 450 इन्वेंट्री खाली है जी। और हमने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। उनको कुछ चाहिए था, कुछ रिलैक्सेशन कर दो, कुछ नियम कानून में। हमने बोला थोड़ा धैर्य रखो। कुछ दिन पहले वो महानुभाव आए एंड वो इतने खुश थे कि साहब हमारा पूरा इन्वेंट्री जो है वो क्लियर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी नए संस्थान आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वहां पे जो लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। इतना फास्ट डेवलपमेंट की वहां पे आवश्यकता है, न्यू टाउनशिप्स की, न्यू रेसिडेंशियल यूनिट्स की, रियल एस्टेट डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। और कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने उसमें काफी तीव्रता लाई है। और मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी नया रायपुर को केवल रायपुर के संदर्भ में भी नहीं देखना चाहिए। हम किसी भी राज्य का एक ग्रोथ इंजन होता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु को हम ग्रोथ इंजन मानते हैं, तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद को मानते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हम नया रायपुर को उस ग्रोथ इंजन की संज्ञा दे सकते हैं। और हमारा कंपटीशन किसी भी मामले में, चाहे वो रहने का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामले में, हमारा कंपटीशन छत्तीसगढ़ के किसी शहर से नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है आज की तारीख में इंदौर से है, अमरावती से है, गुजरात के गिफ्ट सिटी से है। और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे जो व्यवस्था है, इसको लेकर इस चैलेंज से बहुत भली भांति वाकिफ है और उस दिशा में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। जिस तरह से वहां पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिस तरह से डिमांड आए, आई एम डैम श्योर कि आने वाले टाइम में 3 साल के बाद ये अपना बदले हुए परिदृश्य में अपने पूरे अवाब सवाब में लोगों को जरूर दिखेगा। तो चंदन जी, जो आपने इतनी सारी बातें बताई हमें, नए रायपुर के संदर्भ में जब हम लोगों के साथ बैठते हैं तो बोलते हैं कि सरकार ने अपना नियंत्रण कुछ ज्यादा से ज्यादा कर रखा है। निजी क्षेत्र के लोगों की वहां के आसपास में जमीनें हैं, उसके लिए अनुमति नहीं मिलती। डायवर्जन की अगर बात करें तो 1 एकड़ से कम के प्लॉट को आप डाइवर्ट करने के लिए अनुमति नहीं देते। तो बताएंगे ये कब तक अपने शिकंजे में रखने का इरादा है, या अन्य लोगों को भी अब पंख फैलाने का मौका मिलना है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, शहर 2 प्रकार से होते हैं। एक प्लान्ड शहर होता है और एक ब्राउनफील्ड सिटी होता है। तो ब्राउनफील्ड सिटी जो रहता है वहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है जी, और दोनों के बीच में हमें पसंद करना होता है कि हमें किस तरह का शहर चाहिए। तो जहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा वहां पे अगर आपका ओनरशिप है, आप वहां पे कुछ भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट जहां होगा वो फास्ट होगा, लेकिन वो प्लान्ड नहीं होगा। जहां पे प्लान डेवलपमेंट होगा वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा सा होगा, क्योंकि वो प्लान्ड है। आपने यहां पे बोला स्कूल है होना चाहिए, तो यहां पे स्कूल या कोई अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही आएंगे। जहां पे आपने बोल रखा है कि यहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज आना है, वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही आएंगे। इस कारण से जो हमारा प्लान्ड वे ऑफ डेवलपमेंट होता है, और ये इसका बर्थ ही, नया रायपुर का बर्थ जो जन्मी हुआ है वो प्लानिंग डॉक्यूमेंट से हुआ है। तो ये शुरू से चूंकि ये प्लान्ड है तो इसका पेस थोड़ा स्लो रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब ये रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं तो उससे हमारा जो फ्यूचर कंप्लायंस है और जो फ्यूचर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है वो ब्राइट होता है। जैसे आपने कहा कि आप कब मौका देंगे, तो अभी जैसे हम सेरी खेड़ी का उदाहरण देते हैं, वो पूरा लैंड यूज हमारा एग्रीकल्चर था और उसके रहने के कारण वहां पे नो डाउट वहां पे आपके डेवलपमेंट परमिशंस नहीं थे, उसके वैल्यूज भी नहीं, आपको एक्सेस भी नहीं है। अगर हम कहीं पे किसी को प्लानिंग का परमिशन देते हैं
उसके साथ साथ में हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वहां पे पानी जाए, सड़क जाए, इलेक्ट्रिसिटी जाए, बिजली की वहां पे पूरी व्यवस्था हो। वो सब अगर चीज नहीं है और हमने डेवलपमेंट परमिशन दे दिया, उसका यही नतीजा होगा जो आज अनडेवलप्ड रैपिडली ऑर्गेनिक वे में कहीं पे डेवलपमेंट हो जाता है, वहां पे फिर बहुत सारी शिकायतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, पानी भर जाने वाला कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से ही रहता है। अगर हम शुरू से उसको प्लान वे में जाएंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएगी। और इसीलिए जब हम लोग कोई टाउन प्लानिंग स्कीम लेकर आते हैं जिसमें हम सभी लोगों के साथ में पार्टनरशिप करते हैं, लगभग अगर 600 खातेदार है तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। उनका 58% लैंड आता है, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसी से पब्लिक एमिनिटीज वहां पे क्रिएट होते हैं। और हम ये सुनिश्चित करते हैं, ये एक्ट सुनिश्चित करता है, कानून सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को सड़क मिले, नाली मिले, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा उसको एक्सेस मिले, स्ट्रीट लाइट का एक्सेस मिले। तो ये प्लान डेवलपमेंट आज के पहले अगर हम देखा जाए तो नया रायपुर क्षेत्र में नहीं हुआ था। अभी हमने शुरू किया है और एक के बाद ऐसे सीरीज में लाते जाएंगे तो आने वाले समय में ये भी समस्या जो है और ये शिकायतें जो है वो भी नहीं रहेगी। और डायवर्शन के संदर्भ में एक एकड़ ही रहेगा या उसे कुछ कमतर करने का इरादा है? नहीं, ये तो देखिए नीतिगत निर्णय होगा, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मतलब आश्वासन उसमें सरकार क्या सोच रही है? हाँ, लेकिन सरकार का इसमें यही है कि जैसे जैसे हमारा प्लानिंग का स्कोप बढ़ेगा, लोगों को ये अधिकार मिलता जाएगा। लोगों को अधिकार मिलता जाएगा, बिल्कुल। मैं आखिरी दौर की बातचीत के संदर्भ में हूं, एक बार फिर संजीव जी आपके पास आना चाहता हूं। जब हमारे पहले के सेशन चल रहे थे तो लोग राजधानी में अपराधों को लेकर काफी परेशान रहते हैं। चाकूबाजी एक सामान्य सी घटना हो गई जो पहले असामान्य मानी जाती थी। थोड़ा इसके संदर्भ में रोशनी देंगे, क्या वजह है कि इस संदर्भ में चुनौती ही मानी जाती है? देखिए, ये जो भी अपराध इस तरीके के स्ट्रीट क्राइम जिसको कहा जाता है जी, जो कि चाकूबाजी हो गई या किसी का मोबाइल छुड़ा लिया किसी ने, जो स्ट्रीट क्राइम इस तरीके से होते हैं, हमने जो एनालिसिस किया, इस स्ट्रीट क्राइम के पीछे में जो सबसे बड़ा कारण है वो नशा है। और हमने यानी पेड़ के पीले पत्ते तोड़ने से पेड़ हरा नहीं रहेगा, अगले दिन फिर पत्ते पीले हो जाएंगे। अगर इलाज करना है तो उसकी जड़ पे इलाज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टारगेट ही इसको किया कि हम नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाई शुरू करेंगे, दोनों स्तर पर, सप्लाई लाइन को रोकने में भी और डिमांड जनरेट करने से भी रोकने में। सप्लाई लाइन के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, डिमांड जनरेट करने के लिए हम बाल संरक्षण आयोग और दूसरे इस तरीके के जो एनजीओज हैं उनकी मदद ले रहे हैं और उसमें ठोस काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम भी अब हमको दिखने लगा। आपके इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं 31 जुलाई तक के आंकड़े आज देख रहा था जी। पिछले साल 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 86 चाकूबाजी की घटनाएं शहर में हुई थी। इस साल 53 घटनाएं हुई हैं, करीब करीब 30% की उसमें कमी मुझे नजर आ रही थी आंकड़ों में जो मैं आज देखा। तो ये चीजें एक दिन में बदल जाएंगी या सुधर जाएंगी ये संभव नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, यदि हम नशे, विशेषकर सूखे नशे को जितना ज्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे, इस तरीके के स्ट्रीट क्राइम उतने ज्यादा हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई संजीव जी, वो है नशा। तो गौरव जी, आखिरी बातचीत के लिए आपके पास हूं। आप तो तमाम नवाचार कर रहे हैं, संजीव जी ने अपनी परेशानी बताई। लोग चाकूबाजी कहते हैं, चाकूबाजी का कारण वो नशे में घुसते हैं। अपराधियों को तो वो पकड़ लेंगे, वो सजा भी दिला देंगे, पर जो युवा पीढ़ी या नए बच्चे नशे के संदर्भ में जा रहे हैं, उनमें जागरूकता की दृष्टि से प्रशासन कोई काम कर रहा है? उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग आप ले पाए? इस विषय में बताना चाहूंगा, पुलिस के साथ ही हमारा एक कार्यक्रम चलता है जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं उस प्रोग्राम का नाम है विजयी भाव। उसमें केवल आप केवल नशे के लिए अगर जाएंगे, नशे का बताएंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो एक पूरे पैकेज के साथ नशे का, कैरियर, साइबर क्राइम का और कैरियर से जुड़ी हुई चीजों का, इनको लेकर एक पूरी टीम पुलिस की, प्रशासन की, एजुकेशन की एक साथ हर दिन 2 स्कूलों में जा रही है और कॉलेजेस में जा रही है। वहां संवाद कर रही है, उनसे क्वेश्चन आंसर कर रही है, फिल्म्स के माध्यम से, छोटी छोटी रील्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है। तो जो आप कह रहे थे कि समस्या है, हम लोग साथ में मिलकर उस समस्या को कैसे निराकरण किया जाए, सब कई हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनमें कितना प्रभावी ढंग से काम किया जाए। कई बार मैं बताना चाहूंगा, एक बार का विषय है कि हम लोग उसको पकड़ रहे थे कि नशा मिलता कहाँ है, तो हमें नशा मुक्ति केंद्र में जिसको पकड़ा था उसी से लिंक मिली और पुलिस ने वहीं जाकर छापा मारा और पकड़ा। तो
हाथ में हाथ मिलाकर दोनों लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अकेले पुलिस भी कुछ करेगी संभव नहीं है, समाज में एक वो लाना है और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम इस नशा मुक्ति से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता होती है उनको भी आमंत्रित करके उनसे भी निवेदन करते हैं कि लोगों तक इस बात को ले तो जाएं। सामूहिक रूप से प्रयास चल रहा है। तो मैं अब आखिरी बिंदु पे आता हूं, चंदन जी आपके पास। नए रायपुर के संदर्भ में लोगों ने प्लॉट लिए अपने अपने घर बनाने के लिए, अपने व्यापार संबंधी काम करने के लिए। पर बीच में नए रायपुर की गति कुछ थमी सी थी, सहमी थी। और आपके तो नियम इतने सख्त हैं, इतने समय तक नहीं किया तो ये पेनल्टी, और ये नहीं किया तो ये पेनल्टी है। हालांकि कई काम तो आपके भी रह जाते हैं। तो उसके संदर्भ में कोई सरकार के पास में विचार है रिलैक्सेशन के संदर्भ में, कुछ छूट देने के संदर्भ में? आप बिल्कुल वैसे प्रश्न उठाते जो तुम बिल्कुल जो शिकायतें मेरे पास आते लगता है वो आपके पास भी जाते। मेरा काम ही है। नहीं, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न उठाया वो बहुत सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे कोई प्लॉट लिया या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई वहां पे जमीनें ली और बीच में कोविड भी आ गया, बीच में ऐसे कई सारी समस्याएं आई जिससे वो हमारे टाइमलाइन का पालन नहीं हो पाया। देखिए टाइमलाइन क्यों है उसकी भी एक कारण है। हम चाहते हैं कि शहर बसे जी, वो एक निवेश का डेस्टिनेशन नहीं हो सकता कि केवल लैंड में निवेश हो। आप निवेश करिए बट निवेश एक होलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपने प्लॉट लिया है घर के लिए, आप घर बनाइए। आप खुद नहीं रह सकते कोई बात नहीं, उसको कम से कम किराए पे लगाइए जी, तो वो हमारा ध्येय रहता है। तो उसको डिस्करेज करने के लिए हमने वहां पे एक समय सीमा लगाया हुआ है और उसके अगर पालन नहीं होते तो उसके निश्चित तौर पर इंटरेस्ट और उसके ऊपर सरचार्ज का रहता है। और ऐसी संख्याएं जो है बहुत संख्या में बढ़ गई थी। तो अभी गवर्नमेंट ने वहां पे ओटीएस स्कीम लाए हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। और ये सेटलमेंट स्कीम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, आज तक के सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हमने उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट सरचार्ज को काफी डिस्काउंट कर दिया। अप टू 80% हमने डिस्काउंट किया हुआ है। और एक दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हमें वहां पे नहीं रहना, अगर उसका मन बदल चुका है, तो जो पहले पूरा का पूरा पैसा उनका लग जाता था, डूब जाता था, वो अभी हमने बोला है कि 10% चूंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा रहता है, उसको आप छोड़ दीजिए और बाकी आप अपना रिफंड ले लीजिए। यस, आप अपना रिफंड ले लीजिए। लेकिन अभी इसमें सबसे अच्छी बात यह कि जितने भी रिस्पॉन्स हमारे पास में आए वो रिफंड के लिए कोई नहीं, वो अब कोई नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनको लग गया है। देखिए पहले एक ये भी रहता है सेंटिमेंट जो है ना, जब भी हम जमीन की बात करें तो उसमें सेंटिमेंट का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस रहता है। कहीं ना कहीं अभी पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में जो वहां का सेंटिमेंट है काफी पॉजिटिव हुआ है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी शेयर्स का सेंटिमेंट रहता है कि B-, A+, AA+, तो भी मैं कह सकता हूं कि नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेटिंग AAA+ टाइप का हो गया है। तो हर किसी को, लोगों को समझ में आ रहा है और सभी लोग ओटीएस के लिए बड़ी संख्या में आए। उन्हीं का रिक्वेस्ट था, गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया है। हमने किसी भी तरह का वहां पे जो इंटरेस्ट लग रहा था उसको हमने माफ किया है, जो उसके ऊपर सरचार्ज लग रहा था उसको 80% तक डिस्काउंट किया है। हमने वहां से एक एग्जिट पॉलिसी दी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके पहले भी एक बार ओटीएस आया था, किंतु वहां पे टाइमलाइन एक्सटेंशन की बात नहीं हुई थी। अगर मैंने ओटीएस ले लिया और वही पुराना टाइमलाइन रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने इस बार उसके टाइमलाइन को भी रिवाइज कर दिया है कि आज आप ओटीएस करो, मैं आपको एक नया टाइमलाइन दूंगा। तो निश्चित तौर पर उससे लोगों में उत्साह है और लोगों में कहीं ना कहीं आज वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत जो शुल्क है उसको पटाकर जो वो वैल्यू का एसेट आज उनके पास में, वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर बढ़ चुका है। तो कुल मिला के हमारी पूरी बातचीत के 2-3 निष्कर्ष हैं। एक तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के परिणाम सकारात्मक मिल रहे हैं, ऐसा हमें पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला जी बता रहे हैं। बोले असल मूल्यांकन तो कुछ समय बाद हो पाएगा, पर अभी के जो आंकड़े हैं वो उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही बढ़ी है। जहां तक गौरव कुमार सिंह जी की बात है तो उनका मानना है कि एक राजधानी में जिले को जिस तरीके से प्रशासनिक आधार पर व्यवहार करना चाहिए, नवाचार करना चाहिए, वो तमाम काम इस समय रायपुर जिले में चल रहे हैं। खासतौर पर धड़कन जैसा अनूठा प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय में अन्य जिलों में भी मिसाल बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी बातचीत नवा रायपुर के संदर्भ में, जिसमें चंदन जी का उत्साह देखते ही बनता है। उन्हें लग रहा है कि अब नया रायपुर को बसने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं चंदन जी, ये जो आपका उत्साह है वो जमीन पर भी साकार होकर दिखे। और आपके बाकी दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों प्रशासनिक जगत से जुड़े हुए इन हस्तियों के लिए।